नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त और एकदम बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत मैं करती हूँ आपके प्यारे से अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। जल्दी से बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम मेरठ की भूमि से। अरे भैया अवनीश जी, बहुत बहुत मतलब गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत सारा राम राम आप सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग साहिल जी, दिव्या जी, राम राम सभी बच्चों को हमारा प्रणाम और बहुत सारा आशीर्वाद। आप अपने जीवन में जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएं सभी प्यारे बच्चे, और आप एक अच्छा इंसान बने, बढ़िया सी नौकरी, बढ़िया सी छोकरी, जिंदगी बड़े मजे से कटे आप लोगों की, ये हम उम्मीद करते हैं। और जरूरतमंदों की आप अपने जीवन में हेल्प करें, भगवान इतना काबिल आप लोगों को बनाए। चलिए तो भाई आ जाइए, क्लास को कर लिया जाए अब शुरू। तो टॉपिक हम लोगों का सेल ही चल रहा है बेसिकली, तो सेल के अंदर ही पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल वाले टॉपिक के अंदर कोशिकांग हम लोग पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेल ऑर्गेनल्स काफी सारे हैं, तो आज भी इन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कोशिकांगों के बारे में, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये टॉपिक हो जाए खत्म। अब जो कोशिकांग है ना, इसमें हमने बहुत सारे कोशिकांग पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, लाइसोसोम पढ़ लिया था, गोल्गी बॉडी पढ़ लिया था, है ना। और हम लोगों ने केंद्रक को भी पढ़ लिया था, और हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे प्लास्टिड के बारे में, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, उनके बारे में। तो बेसिकली मैं आप लोगों को लवक के बारे में बताकर चल रही थी। लवक यानी जिसको बोलते हैं हम प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो प्लास्टिड है ये 3 प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो कल मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया था। आज जो हम बात करेंगे वो इनके तीसरे प्रकार की बात करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट की। किसकी बात करेंगे भाई? ल्यूकोप्लास्ट की आज हम बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनको हम लोग हिंदी में अवर्णी लवक भी बोलते हैं, अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो भाई अवर्णी लवक लिखा जाए हिंदी में, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है ल्यूकोप्लास्ट करके। तो मैम ये क्या करते हैं? तो ये पौधों को प्यारे बच्चे सफेद रंग देते हैं। कैसा रंग देते हैं? पौधों को सफेद रंग प्रोवाइड कराते हैं, सफेद रंग प्रदान करते हैं। तो कभी भी पूछे पौधों को सफेद रंग कौन प्रदान करता है, आप बताएंगे कि भाई ये है ल्यूकोसाइट। देखो आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था ब्लड वाले चैप्टर में, तो वहां पे जो डब्ल्यूबीसी थी उनका नाम था ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको का मतलब ही मैंने आपको बताया था सफेद, तो इनको भी क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। मतलब ये जो ल्यूको वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ही सफेद है। तो दैट्स मीन ये पौधों को सफेद रंग देते हैं। तो बायोलॉजी में कहीं भी ल्यूको करके कोई भी शब्द मिलेगा, आप उसका मतलब निकालेंगे सफेद, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड वाइट कलर। तो ये पौधों को कैसा कलर देते हैं? वाइट कलर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पूछना है, वाइट कलर, पौधों को कैसा रंग देने का काम करते हैं? वाइट कलर देते हैं। आगे बात करें कि मैम ये बेसिकली कहाँ होते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी कि जो क्लोरोप्लास्ट थे वो पत्तियों में होते थे, है ना। क्रोमोप्लास्ट थे वो फूल और फल में होते थे। ये पाए जाते हैं जड़ों में और बीज में। कहाँ? जड़ों व बीज में पाए जाते हैं। तो किसी भी पौधे के जड़ और बीज में मिलते हैं ये प्यारे बच्चे, ठीक है। तो किसी भी पौधे के अंदर जब जड़ देखोगे, जड़ का कोई कलर नहीं होता, जड़ सफेद सफेद सी होती है, उसका कोई बेसिक कलर नहीं होता। तो ये जड़ों में पाए जाते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो बताएंगे प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो प्रेजेंट इन रूट्स एंड सीड। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? रूट्स एंड सीड में ये आपको देखने को मिलते हैं, जड़ों में और बीज में, ठीक है। और प्यारे बच्चे कई बार ये पौधों के अंदर ऐसे प्लास्टिड होते हैं, ये पौधों में ऐसे वर्णक होते हैं जो कि भोजन संचय का काम भी करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पौधों के अंदर वो कौन से लवक हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये भोजन का संचय भी करते हैं भाई। तो ये पॉइंट भी मैन हो जाता है, इसको भी लिख लेंगे, भोजन का संचय करते हैं।
भोजन का संचय करते हैं। तो ये भोजन का संचय करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ों में है और जड़ों में भोजन स्टोर होता है, तो ये कई बार भोजन का संचय भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, इनका काम और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको जाननी है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। प्यारे बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। जैसे कि आपने पढ़ा था कल की क्लास में कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें एक पिगमेंट था क्लोरोफिल, पढ़ाया था ना कल। और जो क्रोमोप्लास्ट थे उनमें बहुत सारे पिगमेंट थे, एंथोसाइनिन जो सेब में लाल रंग दे रहा था, है ना। और प्यारे बच्चे लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग दे रहा था, और ज़ैंथोफिल आपने पढ़ा था, कैरोटिनॉइड पढ़ा था। ये सब किस में होते हैं, ये सब क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट थे। वैसे इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते, तो कोई वर्णक नहीं पाए जाते, कोई वर्णक नहीं होते, इनमें कोई वर्णक नहीं होते हैं भाई। तो कभी भी पूछे कि कौन से लवक ऐसे हैं जिनके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता, तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई वर्णक नहीं होते, ठीक है। तो लिखोगे नो पिगमेंट प्रेजेंट, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। भाई पिगमेंट रंग देते हैं, कलर देते हैं, इनके पास तो कलर ही नहीं है, ये तो वाइट है केवल, तो इनमें पिगमेंट नहीं है, तो नो पिगमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से आपका जो ये लवक वाला पोर्शन था ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा जी, अरे भैया सोनू जी, बस प्रणाम करते हैं हम तुम जैसे बच्चों को, तुम्हारा ये सब प्यार ही है बेटा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बाद शुरू किया है मैडम जी, आप प्रकाश संश्लेषण के बाद शुरू किया, समझ नहीं आया बेटा। कल हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था कि जो पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, यही प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाता है पौधों के अंदर, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पढ़ा दिए थे, आज हमने कर लिया ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण को आप पढ़ोगे बोटनी वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला कोशिकांग कोशिका के अंदर जो होता है वो है वैक्यूल। क्या है भाई, वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं भाई, रिक्तिका के नाम से जो जाना जाता है, रिक्तिका, वैक्यूल जिसको बोलते हैं रिक्तिका। अच्छा ये क्या होता है, तो कोशिका के अंदर खाली जगह होती है, ये क्या है प्यारे बच्चे, कोशिका के अंदर खाली जगह। तो कोशिका के अंदर खाली जगह भी पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। तो रिक्तिका क्या है, एम्प्टी स्पेस है प्यारे बच्चे, एम्प्टी स्पेस इन सेल, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर एक खाली जगह जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे वैक्यूल यानी रिक्तिका, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है ना या रिक्तिका है, इसकी भी खोज किसने करी थी, तो आप लोग बताएंगे। इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो करी थी ल्यूवेनहॉक जी ने। किसने, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो ल्यूवेनहॉक जी ने ही क्या करा था, तो ल्यूवेनहॉक जी ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा, ठीक। तो ल्यूवेनहॉक जी ने ही इसको डिस्कवर करा था वैक्यूल को। अब ये जो वैक्यूल है ना, ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, तो आप बताओगे ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। मैम स्फीति दाब क्या होता है, तो पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, यानी कि ये क्या करता है, मेंटेन ट्रिगर प्रेशर, मेंटेन ट्रिगर प्रेशर ऑफ सेल, ट्रिगर या ट्रेगिडिटी बनाता है कोशिका की, ठीक है, ट्रेगिडिटी ऑफ सेल। तो ये कोशिका की ट्रेगिडिटी बनाता है। अब मैम ट्रेगिडिटी क्या होती है, ये ट्रेगिडिटी प्रेशर क्या होता है कोशिका के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी कोशिका को देखोगे, मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कोशिका है और इसमें ये है वैक्यूल, इसके अंदर ऐसा सा कोशिकांग दिखता है आपको, इसी को कहते हैं वैक्यूल, रिक्तिका। अब कोशिका में जब कभी पानी ज्यादा मात्रा में भर जाता है, कोशिका के अंदर
पानी ज्यादा मात्रा में जब भर जाता है तो कोशिका के अंदर जितना भी पानी पहुंचा है वो सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, वो सारा पानी यहाँ भर जाएगा वैक्यूल के अंदर। तो कोशिका के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा ना हो पाए, इसी चीज को कहा जाता है स्फीति दाब, इसी चीज को कहते हैं स्फीति दाब। तो ये कोशिका के अंदर स्फीति दाब मेंटेन करता है, मतलब कोशिका के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखता है ये जो वैक्यूल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैम वैक्यूल का क्या काम है? बेटा ये काम ही तो है इसका जो मैंने बताया है, कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, ये टर्गिडिटी मेंटेन करता है कोशिका के अंदर, यानी कोशिका में पानी की मात्रा ज्यादा ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखता है ये वैक्यूल जो होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और लिख लो, फिर फोटो दिखा दूंगी वैक्यूल की तुम लोगों को। अब एक पॉइंट और लिखो, ये जो वैक्यूल है ना, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। बेटा ये पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखना, पादप कोशिका में उपस्थित। ठीक है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है ये। ठीक है, पादप कोशिका में उपस्थित, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये हमारी कोशिका में नहीं है, ये पादपों की कोशिका में है। हमारी कोशिका में है भी तो बहुत चुन्नक सा है, बहुत छोटू सा है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारी कोशिका में नहीं होता, ये पादपों की कोशिका में होता है, क्योंकि पादपों की कोशिका के अंदर ही पानी का अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए ये उनके अंदर होता है। बेटा हमारी कोशिका में बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि ये जो आप लोगों का वैक्यूल होता है, इसके अंदर जब ये पानी भर जाता है, या इसके अंदर जब ये कोशिका का अतिरिक्त पानी भर जाता है, तो इसको कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? कोशारस, इसको कहा जाता है फिर कोशारस। तो ये भी पेपर में आता है कि कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है उसमें जो तरल भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है उसमें जो तरल भरा हुआ है उसको कहते हैं सेल सैप, कोशारस। तो ये कोशारस के नाम से जाना जाता है, जो तरल इसके अंदर भरा रहता है। ठीक है, कई बार इसको हम कोशिका की जेब भी कह देते हैं। भाई जैसे आपके पास खाली जेब होती हैं, उनमें आप मूंगफली रख लेते हो और फिर मूंगफली को खाते रहते हो, वैसे ही ये कोशिका के अंदर एक खाली जगह है जिसमें कभी भी कोशिका अपना फूड या कोशिका के पास अतिरिक्त पानी होगा, अतिरिक्त खाना होगा, उसको जमा कर लेती है। तो कई बार यहाँ पर फूड, भोजन का भी संचय करती है कोशिका। जब कोशिका के पास खाना ज्यादा हो जाता है तो इसी के पास भेज देती है जो कोशिका है अपने खाने को। तो ये फूड स्टोरेज की तरह भी काम करता है कोशिका में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग याद कर कर चलेंगे कि कई बार ये कोशिका में भोजन का संचय भी करता है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम फोटो दिखाओ, हमें तो फोटो दिखाओ, तब आएगा समझ में। तो देखते हैं भाई फोटो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। नहीं तो हमारा गूगल देवता भैया वो है, गूगल देवता जो है वो तो है ही बल्ले बल्ले, उनकी तो है ही जय। तो देख लो, ये रहा वैक्यूल दिख रहा है, ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है। तो देखो भैया ये बैठा बीच में वैक्यूल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्विमिंग पूल हो, जैसे कोई स्विमिंग पूल हो। अगर हम पादप कोशिका की बात करें ना, तो आपकी पादप कोशिका का कई बार 90% भाग यही घेरे हुए होता है। आप देखो कितना बड़ा कोशिकांग लग रहा है, तो दिख रहा है ना जैसे पादप कोशिका में बहुत बड़ी चीज है। तो आपकी पादप कोशिका का लगभग 90% भाग कई बार यही घेर लेता है। ठीक है मैम, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक पहले करा दो बेटा, इससे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं करा रही हूँ। एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है आपको यहाँ से। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। वही टॉपिक मैं आपको पहले करा रही हूँ जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये होता है भाई वैक्यूल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक, आगे चले अब हम लोग, अब चल रहे हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो भाई आ जाओ अगला कोशिकांग, ये रुक जा भाई। तो आओ वैक्यूल के बाद अगला कोशिकांग कौन सा है, इस पर चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट नंबर पर अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम गुणसूत्र की अब हम लोग करेंगे बात। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र।
अब गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो भाई गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र होती हैं धागे नुमा संरचना, या सबसे पहले इनकी करते हैं खोज कि गुणसूत्र को किसने खोजा था भाई। तो गुणसूत्र की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी, आप बताएंगे, वॉल्डर ने। ठीक है, वॉल्डर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, या वॉल्डेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, वॉल्डेयर, वॉल्डर बोल दो या वॉल्डेयर बोल दो। ठीक है, तो वॉल्डर या वॉल्डेयर ने डिस्कवर करा था गुणसूत्र को। अब गुणसूत्र जो है ये क्या होती है? धागे नुमा संरचनाएं। धागे नुमा संरचना मतलब ऐसी लगती है जैसे धागे हों, तो ये धागे नुमा संरचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे धागा होता है, थ्रेड, थ्रेड लाइक होती हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि कोशिका के अंदर कुछ धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं, वो क्या है? तो उनको कहते हैं गुणसूत्र। प्यारे बच्चे, ये गुणसूत्र ही किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। इन गुणसूत्रों के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए का निर्माण करते हैं ये, फॉर्म डीएनए, यही क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण। गुणसूत्र करते हैं डीएनए का निर्माण। कैसे? मानो फिर से ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, पढ़ा है ना आपने केंद्रक के बारे में। और केंद्रक के अंदर पड़ी हुई होती हैं ऐसे ऐसे धागे के जैसी संरचना, ये ऐसे ऐसे, ये धागे जैसी संरचना, इनको कहते हैं क्रोमेटीन। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। इन धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन कहा जाता है। अब यही क्रोमेटीन आगे चलकर बना लेती हैं गुणसूत्र। इन्हीं धागे जैसी संरचनाओं से बनते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं? क्रोमेटीन से बनते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटीन क्या है? केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना है। जब यही धागे ऐसी संरचना में आ जाएं, देखो, जब यही धागे जैसी संरचना, इन धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। और यही क्रोमेटीन बनाते हैं गुणसूत्र। और ये क्रोमेटीन जब ऐसे ऐसे दिखने लग जाएं, ऐसे 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 बन जाए, तो यही संरचना होती है गुणसूत्रों की। तो जब यही धागे जैसी संरचनाएं ऐसे ऐसे एक्स के जैसी संरचना बना ले, उनको कह देते हैं फिर गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है? धागे नुमा संरचनाएं बेसिकली, ये डीएनए बनाती हैं। तो इन्हीं से, यही गुणसूत्र डीएनए पर लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे डीएनए का पार्ट बनाते चलते हैं। ये बहुत सारे गुणसूत्र जुड़ते जाते हैं और डीएनए आपका बनता जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण, लड़का होगा कौन, कौन लड़की होगी, तो यही निर्धारण करते हैं प्यारे बच्चे गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। इनका काम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं प्यारे बच्चे। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं गुणसूत्र निर्धारण। गुणसूत्र निर्धारण का काम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि यही बताएंगे कि कौन सा बच्चा लड़का होगा और कौन सा बच्चा लड़की होगा। अभी बताऊंगी इस चीज को, पहले आप सुनते चलो, है ना। तो गुणसूत्र का काम क्या होता है? गुणसूत्र करते हैं लिंग का निर्धारण। आगे बात करते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं मैडम जी, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे शरीर में जो गुणसूत्र हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र होते हैं भाई 2 टाइप्स के। चलिए बात करते हैं गुणसूत्रों के प्रकार की, बात करते हैं गुणसूत्रों के प्रकार की। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि कलम लगाने से, हर पौधे की कुछ ना कुछ खासियत होती है, उसका कुछ ना कुछ वनस्पतिक भाग है जिससे वो नया पौधा बना सकता है। जैसे गुलाब की अगर हम कलम लगाते हैं तो नया गुलाब का पौधा उससे बन सकता है, बट ऐसा नहीं है ज्यादा फल देगा या ज्यादा कुछ देगा। ठीक है, समझ में आई? नहीं बेटा, गुणसूत्र सभी में है, इस संसार में गुणसूत्र सभी में होते हैं। ठीक है, बस मगरमच्छ जो होता है उसके अंदर गुणसूत्र नहीं होते हैं। मगरमच्छ हो गया, या कई बार हम छिपकली बोल देते हैं, इनके अंदर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बच्चे का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? उसको सेकने से। अंडे को, ये अंडा यानी तापमान के आधार पर वहां नर और मादा का चुनाव होता है, वहां गुणसूत्र काम नहीं कर रहे होते हैं। चलो आओ आगे बात करते हैं। अभी हम खैर ये बातें बात की हैं, अभी आप सुनो। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
तो भाई आप लोग बताएंगे कि गुणसूत्रों को बांटा गया है दो भागों में। एक होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम कौन से होते हैं भाई? ऑटोसोम, जिनको बोलते हैं हम दैहिक गुणसूत्र, हिंदी में दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र, ठीक है। और दूसरे होते हैं प्यारे बच्चे आलोसोम। दूसरे होते हैं आलोसोम, ठीक है। इनका एक और नाम है, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इनको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो गुणसूत्र बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को ये पूछ ले कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं, या हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके शरीर की हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आप बताओगे 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूं, पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी कि हमारी बॉडी में कितने होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना भाई। हमारे शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। मैम दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, या कितने से कितने जोड़े को हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं? 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं हमारे शरीर में, 1 से 22 तक के गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे दैहिक गुणसूत्र। 1 से 22 तक के जो गुणसूत्रों के पेयर हैं, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे कि लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो केवल 23वां जोड़ा जो है हमारे शरीर में, केवल गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा, केवल गुणसूत्रों का जो 23वां जोड़ा है, ओनली 23rd पेयर, ओनली 23rd पेयर जो है, उसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र या फिर ओलोसोम। क्योंकि ये 23वां जोड़ा ही बताएगा कि कौन लड़का होगा और कौन लड़की होगा। चलो ये बात अभी बाद में पढ़ेंगे, एक चीज समझो आप, एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम मानव की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे शरीर में, मानव शरीर के अंदर कुल गुणसूत्र कितने हैं? कभी आपको पूछे हमारे शरीर में कुल गुणसूत्र कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं हमारे शरीर में, टोटल क्रोमोसोम, तो आप लोग बताओगे कि मैम हमारे शरीर में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या है वो है 46। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मेरे शरीर में कुल गुणसूत्र 46 हैं। मतलब मेरे शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तुम सारे बच्चे हो, तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं हमारे शरीर की हर कोशिका में? 46। लेकिन अगर इनको हम जोड़े के रूप में देखें, अगर पूछे कि जोड़े कितने हैं हमारे शरीर में गुणसूत्रों के, गुणसूत्रों के पेयर कितने हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर बात हो रही है पेयर्स की, तो बताना 23। भाई गुणसूत्रों के जोड़े 23 हैं और टोटल गुणसूत्र हैं 46। एक बात बताओ, 46 को जब आप दो दो करके रखोगे, जोड़ा बना बना के रखोगे, तो कितने बनेंगे? 23 ही तो बनेंगे। 23 दूनी 46 होते हैं। तो जोड़े का मतलब हुआ दो दो के पेयर में रखना है। ऐसे बनते हैं जोड़े, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और भैया लो 23। तो अगर आप इनको जोड़े में रखोगे ना, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे हमारे गुणसूत्रों के? 23। लेकिन अगर इनको एक एक करके गिनोगे तो ये 46 लिख रहे होंगे। तो टोटल 46 है, लेकिन 46 के जब जोड़े बना दिए तो कितने जोड़े बनेंगे? 23 जोड़े बनेंगे। अब मान लो ये वाला पहला जोड़ा है गुणसूत्रों का, ये वाला पहला जोड़ा है भाई, ठीक है। और ये वाला गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये वाला पहला जोड़ा है, ये वाला 23वां जोड़ा है। इनमें से अगर हम गिनते चले तो शुरू के जो 22 जोड़े हैं भाई, 22 यहां तक बैठेंगे, ये वाला 22 जोड़ा है, 22 यहां तक बैठेंगे। तो पहले से लेकर 22 तक, यानी ये जितने भी हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? इन सबको कहते हैं हम लोग ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। तो 1 से 22 तक के जोड़े ऑटोसोम है।
क्योंकि ये दोनों जोड़े, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके शरीर में एक जैसे होते हैं। तो ये लड़का हो प्यारे बच्चे, लड़के की बात करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, यानी कि बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों के अंदर एक जैसे रहेंगे, समान रहेंगे। इनमें कोई अंतर नहीं है बेटा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके शरीर में 1 से 22 तक के जोड़े एक जैसे ही रहते हैं, समान रहते हैं। कौन कौन से क्या रहेंगे? तो एक्स एक्स रहते हैं बेटा, एक्स एक्स रहते हैं। जितने भी तुम लड़के हो ना और जितनी भी तुम लड़कियां हो, हमारे शरीर में 1 से 22 तक के गुणसूत्रों के जोड़े एक्स एक्स ही हैं। तो 22 जोड़े तक तुम सेम हो, ना तुम्हारे अंदर कोई चेंज ना हमारे अंदर कोई चेंज। लड़का और लड़की दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चे? ये 1 से 22 तक के गुणसूत्रों के लिए सेम है, ठीक है, समझ में आई बात? मैम, पौधों के अंदर एक व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ लेटेक्स होता है प्यारे बच्चे, वो लेटेक्स, वो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो मैं बाद में लिखवाऊंगी। लेटेक्स, ठीक है, चिपचिपा गोंद के जैसा पदार्थ, जो दूध बोलते हो जिसको तुम, वो लेटेक्स होता है, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। आप देखो तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि भाई हमारे शरीर में 2 तरीके के गुणसूत्र हैं। एक तो 2 पार्ट में बांट दिया है 23 जोड़ों को, एक तो ऑटोसोम, एक ओलोसोम। ऑटोसोम कौन कौन से हैं? पेपर में पूछेगा कि गुणसूत्रों के कितने से कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं, तो आप बताना 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑटोसोम कितने हैं हमारे अंदर? 1 से 22 तक के जोड़े हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब है दैहिक गुणसूत्र, मतलब ये शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो शरीर सबका एक जैसे ही निर्मित हो रहा है, लड़कों का भी लड़की का भी, ठीक है। अब ये लड़कों के अंदर भी एक्स एक्स होते हैं और लड़कियों के अंदर भी एक्स एक्स होते हैं। तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े लड़का और लड़की में समान होते हैं? आप बताएंगे 1 से 22 तक के जोड़े लड़के और लड़की में समान होते हैं भैया, एक जैसे होते हैं। और क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। तो लड़के भी 1 से 22 तक एक्स एक्स ही हैं और लड़की भी 1 से 22 तक एक्स एक्स ही हैं। तो यहां तक कोई अंतर नहीं है हमारे अंदर। अंतर हमारे अंदर कौन लाता है? अंतर लाता है ये 23वां जोड़ा। हमारे अंदर जो चेंजेस लाता है वो लाता है 23वां जोड़ा। अब ये 23वां जोड़ा जो है, अगर इसको हम बॉयज में देखेंगे, अगर इसको हम लड़कों के अंदर देखेंगे, तो ये लड़कों में एक्स और वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक तो 1 से 22 तक के जोड़े लड़कों में भी एक्स एक्स थे, लेकिन जैसे ही 23वें जोड़े पर आए, 23वां जोड़ा एकदम से लड़कों में एक्स और वाई हो जाता है। तो जिनके अंदर 23वां जोड़ा एक्स वाई बनाएगा वो लड़के होंगे, हमेशा वो लड़के पैदा होंगे। लेकिन जिनके अंदर ये 23वां जोड़ा इसी के जैसा रह जाएगा, यानी कि 23 के 23 जोड़े एक जैसे होते हैं लड़कियों के अंदर, तो लड़कियों में ये 23वां जोड़ा एक्स एक्स ही रह जाएगा। यानी लड़कियों में 1 से 22 तक के भी एक्स एक्स ही थे और 23वां भी एक्स एक्स ही रह जाता है। तो जिनके अंदर 23 के 23 जोड़े एक्स एक्स होंगे वो लड़कियां पैदा होती हैं, और जिनके अंदर 1 से 22 तक के जोड़े तो एक्स एक्स हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो एक्स वाई बन गया है, तो फिर वो लड़के पैदा होते हैं। तो 23वां जोड़ा ही डिसाइड कर रहा है कि कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक भाई। कितने गुणसूत्र मिलकर बच्चे पैदा होते हैं प्यारे बच्चे? जो गुणसूत्र होता है वो जब आपका निर्माण हुआ होगा या मेरा निर्माण हुआ है, तो मैंने 23 गुणसूत्र अपने पिताजी से लिए थे और 23 गुणसूत्र अपनी माताजी से लिए थे, और 23 और 23 मिलकर हुए थे मेरे अंदर 46 गुणसूत्र। तो एक छोटा जाइगोट जो होता है जिससे एक बच्चा बनता है, उसमें भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। तो 50% पिता से और 50% माता के गुणसूत्र मिलकर टोटल 100% गुणसूत्र पहुंचते हैं बच्चे में। ठीक है, हाँ जी बेटा, इस संसार में हर वो चीज, हर किसी में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल ठीक नहीं है, हैंड रिटन नोट्स ठीक नहीं है प्यारे बच्चे, मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको कभी भी पूछेगा कि कितने से कितने तक के जोड़े समान है, तो 1 से 22 तक के समान है, इनको हम ऑटोसोम कहते हैं। और कौन सा जोड़ा अलग है, तो 23वां जोड़ा अलग है। ये लड़कियों के अंदर एक्स एक्स ही रहता है और लड़कों में ये एक्स वाई बन जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई लड़के पैदा होते हैं और एक्स एक्स लड़कियां होती हैं।
गे वगैरह वाली जो कंडीशन है वो अलग है, वो बीमारियां हैं, वो बीमारियों में पढ़ाऊंगी। क्रोमोसोमल बीमारियां होती हैं, वो गुणसूत्रीय रोग है वो, तो वहां पर गड़बड़ होती है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी घट जाएगी, वो दिक्कत वहां होती है, वो बीमारियों में पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको ये बातें समझ में आई, ये बताओ मुझे जल्दी से। तो ये बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ और चीजें। भाई जैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक को देखो तुम ध्यान से, ये केंद्रक है। तो मैंने क्या कहा था कि केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना फैली रहती है। दिख रहे हैं, देखो ये धागे धागे से दिख रहे होंगे ना, इन्हीं को कहते हैं क्रोमेटीन, इन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटीन। तो यही क्रोमेटीन आगे चलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये धागे जैसी संरचना है जो केंद्रक के अंदर पड़ी रहती हैं, इन्हीं से बनते हैं गुणसूत्र। ये जो तुम्हें दिख रही हैं, ये रही, देखो बड़े ध्यान से देखो, ये सारी धागे जैसी संरचनाएं यही मिलकर गुणसूत्र बनाएंगी, और गुणसूत्र जुड़ते जाएंगे और डीएनए बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और मैडम जी आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप हमें बताएंगी अगला कोशिकांग कोशिका के बारे में। तो कोशिका के अंदर अगला कोशिकांग कौन सा है, अब हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में सारी चीजें याद हो गई आप लोगों को। तो हमने गुणसूत्रों के बारे में ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला कोशिकांग भी अब हम लोगों को लिखना है। अगला कोशिकांग है बेटा कोशिका के अंदर, जो कि अब आपने कौन कौन से कोशिकांग कर लिए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर आप लोगों के हो गए। अगला करते हैं जीन। ठीक है, जीन अगला कोशिकांग है, जीन। तो भाई जीन्स या जो जीन होते हैं इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो जीन्स है इनकी खोज किसने करी थी, तो जीन्स की जो डिस्कवरी करी थी, जीन्स की जो खोज करी थी, वो करी थी प्यारे बच्चे जॉनसन ने। किसने, जॉनसन। तो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, जॉनसन, उन्होंने डिस्कवर करा था जीन को प्यारे बच्चे। तो जीन जो है इनको डिस्कवर किसने करा था, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने करा था। ठीक है, जीन क्या होते हैं, तो ये जो जीन होते हैं ना, ये डीएनए के क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। तो लिख लीजिएगा क्या होते हैं जीन, डीएनए के खंडों को, डीएनए के खंडों को ही जीन कहते हैं। ठीक है, खंडों को जीन कहते हैं। तो डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। यानी जब आपने डीएनए के बारे में पढ़ा था तो लिख लीजिएगा सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो सेगमेंट हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। मान लो ये डीएनए था आपका, ठीक है, ये डीएनए था, तो डीएनए पर ही जीन लगे हुए होते हैं। मान लो ये डीएनए का एक खंड है, फिर ये डीएनए का एक खंड है, ये डीएनए का एक खंड है। तो ऐसे डीएनए के खंडों को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन ये पूरा गुणसूत्र जुड़ते चले गए जिससे डीएनए बनता चला गया। ठीक है, अब डीएनए के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले कुछ चीजें होती हैं, मतलब डीएनए के अंदर छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे सेगमेंट है, इन्हीं को कहते हैं जीन। ये जीन क्या काम करते हैं, तो ये जीन आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में ले जाना। इनका काम क्या होता है भाई, ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर, ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर। जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं ये। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर टू वन जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर, अनदर। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, ये बताओगे आप, जीन। मैम कैसे, जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवांशिक लक्षण कैसे, भाई देखो मैंने आपको बताया था जो डीएनए होता है ये क्या है, डीएनए को ही कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ। क्यों, क्योंकि डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में।
अब डीएनए में ऐसा क्या है जो आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं? तो डीएनए पर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे खंड, इनको कहते हैं जीन बेटा। अब यही जीन जो होते हैं, यही जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि भाई आपने देखा है, अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। अगर मम्मी पापा के बाल काले हैं तो उनके बच्चों के बाल भी काले होते हैं। अगर मम्मी पापा की आंख नीली है तो उनके बच्चों की आंख भी नीली होती है। अगर मम्मी पापा की हाइट बहुत अच्छी है तो उनके बच्चों की हाइट भी बहुत अच्छी होती है। अगर मम्मी पापा को कोई बीमारी है, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये बीमारी उनके बच्चों में भी जाती है। फिर तो कोई भी करेक्टर हो, जैसे हमारी त्वचा का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट, कोई भी बीमारी अगर है तो वो हमारे मम्मी पापा से हमारे बच्चों में पहुंचेगी। यही होते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो इनको ले जाने का काम जीन ही करते हैं। कई बार तुमने सुना है कि ये तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। कई बार जो पोते होते हैं वो दादा के जैसे काम करते हैं। जैसे दादा को अगर कढ़ी चावल पसंद थे तो पोते को भी पसंद होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इसके तो दादाजी खाते थे कढ़ी चावल बहुत ज्यादा और ये भी ऐसे ही हो गया। तो ये जीन का इफेक्ट होता है, ये जीन का प्रभाव होता है। जीन हमारे दादा दादी के भी आ सकते हैं हमारे अंदर, और हमारे मम्मी पापा के भी आ सकते हैं। कई बार बोलते हैं कि ये तो अपने पापा पर गया है, बिल्कुल अपने पापा की टू कॉपी लगता है। पापा जितनी ही हाइट हो गई, पापा जितना ही रंग हो गया, पापा जैसे ही बाल, पापा जैसी मूछें। तो ये क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं बेटा। ठीक है, मैम भी रिप्लाई किया करो। मैम बेटा मैं रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। किसके गुणसूत्र लड़का या लड़की का निर्धारण करते हैं? किसके गुणसूत्र? अच्छा पूछ रहे हो पिता या माता? तो भाई ये टोटली पिताजी पर डिपेंड रहता है। पिताजी के गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लड़का या लड़की होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज को समझ लो, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी। मैंने आपको ब्लड में समझाया भी था ये, कि जब क्रॉस कराते हैं, जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि बच्चों में ब्लड कैसे जाएगा, तो एक्स वाई पिता थे और एक्स एक्स माता थी, उनके क्रॉसिंग ओवर से मैंने आपको समझाया भी था। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो भाई यही क्या करते हैं, जेनेटिक आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जा रहे हैं। अब आनुवांशिक लक्षणों की अगर बात कर ली जाए तो ये होंगे आंखों का रंग भैया, आंखों का रंग। ठीक है, आपकी आंख जैसी है मम्मी पापा की वैसी आपकी रहेंगी। आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग, अगर मम्मी पापा के बाल स्ट्रेट हैं तो बच्चों के भी स्ट्रेट होते हैं। मम्मी पापा में से किसी एक के करली हैं तो बच्चे के करली हो सकते हैं। काले हैं तो काले, भूरे हैं तो भूरे, ऐसे करके। ऊंचाई, ठीक है, मम्मी पापा की क्या हाइट है, अगर मम्मी पापा लंबे हैं तो मोस्टली बच्चे भी लंबे होते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे, रोग, ऐसी बीमारियां जो हमारे जीन पर होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जो ये होते हैं जीन। अब आंखों का रंग लिख सकते हो इंग्लिश में कलर ऑफ आईज, जगह नहीं है मैं बोल रही हूँ, सुन लो। कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, हाइट एंड डिजीजेस, ये सब ट्रांसफर करते हैं जीन। ठीक है, अब हमारे शरीर के अंदर जो हमारी एक कोशिका है उसमें लगभग कितने कैरेक्टर के जीन हो सकते हैं, या जीनों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है? तो अगर हम बात करते हैं जीन की संख्या की, जीन की संख्या, तो ऐसा माना जाता है नंबर ऑफ जीन जो होते हैं हमारे शरीर में, नंबर ऑफ जीन, तो जीन की संख्या होती है 20,000 से हमारे शरीर में 25,000 जीन होते हैं, है ना। तो हर एक कोशिका में हमारे अंदर 20 से 25,000 जीन होते हैं। तो 20 से 25,000 कैरेक्टर हैं जो हमारे अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं जीन के द्वारा। समझ में आ गई बात? तो इतने जीन होते हैं हमारी हर एक कोशिका के अंदर। ठीक, अब जो जीन होते हैं ये मैंने बताया आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहे हैं, ये आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे बताओ क्या दिक्कत है किसी को? यहां से चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं, बोलो। तो कई बार एक प्रश्न आता है कि जीनोम किसको कहा जाता है? जीनोम, तो जीनोम क्या होता है? एक शब्द है जीनोम, ठीक है, जीनोम। तो जब आप लोग बहुत सारे जीन के, जो बहुत सारे जीन होते हैं इनके ग्रुप को हम लोग जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, जीन के समूह जो होते हैं, जो जीन होते हैं जब ये बहुत सारे समूह में होते हैं, जीन के समूह को ही क्या कहा जाता है? जीनोम कहते हैं। तो कई बार आ जाता है कि जीनोम क्या है,
तो जीन के समूह को ही कहा जाता है जीनोम। बहुत सारे कैरेक्टर के जीन जब एक साथ हों तो उसको कह देते हैं जीनोम। कितने जीनोम है हमारे अंदर? ये जीनोम ही है हमारे अंदर। मैंने बताया ना 20 से 25 हजार जीन होते हैं, तो जीनों का एक ग्रुप, उसी को कह देते हैं जीनोम। ठीक है मैम, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स होता है, केंद्रिका होती है। ये केंद्रक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना होती है, ये इसको कहते हैं केंद्रिका। इसको कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है प्यारे बच्चे, केंद्रिका। ठीक है, और ये जो केंद्रिका होती है, इसी के अंदर बेसिकली जो आरएनए होता है वो बनता है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। यकृत में कौन सा विटामिन जमा होता है? आहार नाल की लंबाई फीट और मीटर में, छोटी आंत की लंबाई। प्यारे बच्चे, मैंने आपको सब डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखवाया है। ठीक है, और जो हमारा यकृत है उसमें विटामिन ए का संचय होता है, ए ज्यादा संचित होती है लीवर में। आओ अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो हमारे जीन है, यहां से आप लोगों ने चीजें पढ़ ली। एक प्रश्न और आता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? ठीक है, आनुवांशिकी के पिता। तो आनुवांशिकी के पिता भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है। आनुवांशिकी के जो पिता हैं ये हैं प्यारे बच्चे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो लिख लेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनको कहा जाता है आनुवांशिकी के पिता, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, इनको कहते हैं आनुवांशिकी के पिता। इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इन्होंने ही बताया था कि जो माता पिता के अंदर लक्षण होते हैं ना, वो बच्चों में जाते हैं। कैसे बताया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट भी किए थे बेटा। इन्होंने कौन से पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे? मटर के पौधे पर। तो ये पेशे से तो पादरी थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे प्यारे बच्चे इन्होंने। ये भी पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो आप बताओगे पी प्लांट। पी प्लांट, मीठी मटर जो थी उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये पादरी थे बेटा, मैथमेटिशियन थे, मैथ से पढ़े हुए थे, और चर्च में पादरी थे, लेकिन इनको बागवानी करने का शौक बहुत था। ये ना पौधों को लगाते थे और फसल उगाने का इनको बहुत शौक था। तो ऐसे जो चर्च, जिस चर्च में ये रहते थे वहां खाली जगह पड़ी हुई थी, एकड़ में खाली जगह पड़ी हुई थी। तो इन्होंने सोचा मटर उगा लेता हूँ। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनके मन में जागना, उत्साह जागा कि ये कभी हरी मटर पैदा हो रही है, कभी पीली पीली मटर पैदा हो रही है, कभी मटर के पौधे पर फूल पीले रंग के आ रहे हैं, कभी सफेद। तो इनके मन में उत्साह जागा, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही कर डाले मटर के पौधे पर, और बायोलॉजी के बादशाह बन गए। फिर ये मैथमेटिशियन थे, मैथ से पढ़े हुए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में इतना जागा कि इन्होंने सबसे अच्छी चीज खोज डाली, जेनेटिक्स। इसीलिए इनको बोला गया आनुवांशिकी के पिता। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी हो, उनके माता पिता से उनके अंदर कैरेक्टर जाते हैं। अगर हरी बीज का पौधा लगाओगे, हरी मटर के पौधा लगाओगे, तो हरी मटर ही निकलेगी उसमें से, ऐसा नहीं है कि पीली मटर निकल आएगी। अगर हरी और पीली का दोनों का मिक्सचर करोगे तो एक नए प्रकार के जीन मिल जाएंगे, एक नए प्रकार की मटर मिल जाएगी। तो इन्होंने बताया था हमारे शरीर में कुछ प्रभावी लक्षण होते हैं, कुछ अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ नियम भी दिए थे, इन्होंने 3 नियम भी दिए थे प्यारे बच्चे। इनके 3 नियम कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम थे, इनके पेपर में पूछ लेता है, लिख लो। मेंडल ने 3 नियम दिए थे बेटा। मेंडल के 3 नियम कौन कौन से थे? तो ये जो आनुवांशिकी के पिता है ना मेंडल, इन्होंने 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज ऑफ मेंडल। तो इन्होंने ना 3 लॉ दिए थे बेटा। कौन कौन से थे? पहला था, इनके नाम याद रख लेना, ठीक है। ये पहला क्या था? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ठीक है। दूसरा क्या था प्यारे बच्चे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट, तो ये भी इनका नियम था। और चौथा था प्रभाविता का नियम। तीसरा नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। तीसरा जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, यानी कि इन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर ज्यादा प्रभावी होंगे वही अगली पीढ़ी में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर मम्मी पापा दोनों में से पापा लंबे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए इन्होंने क्या करा, लंबे और छोटे, लंबे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराया। कैसे, आ जाओ समझाती हूँ। इन्होंने क्या करा भाई, एक लंबा पौधा लिया स्वतंत्र रूप से और एक बोना पौधा लिया, ऐसे करके। बड़ा टी लंबे पौधे हैं और छोटा टी क्या है, बोने पौधे हैं। तो जब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस कराया तो प्यारे बच्चे देखो कैसे रिजल्ट मिले। ये वाला टी बड़ा टी है, ये वाला टी छोटा टी है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के कैरेक्टर आए, लंबा भी बना और छोटा भी बना। लेकिन इन दोनों में ज्यादा प्रभावी कौन सा कैरेक्टर है, तो लंबा वाला प्रभावी है, छोटा वाला अप्रभावी है। तो जो पौधा हमें मिलेगा वो लंबा मिलेगा, जो पौधा हमें मिला वो लंबा मिलेगा, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। फिर दोबारा से क्रॉस कराया इसी के साथ क्रॉस कराया, तो प्यारे बच्चे इस बार भी टी यहां से आ गया लंबा वाला और छोटा वाला टी आ गया। तो दोनों में अगर देखें तो लंबा गुण प्रभावी है, तो इसीलिए यहाँ पर भी लंबा पौधा बनेगा, यहाँ पर भी कैसा पौधा बनेगा, लंबा पौधा। लेकिन अगर हम लोग फिर से इस वाले टी का इस वाले टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर भी लंबा है और यहाँ पर भी छोटा है, तो इसका मतलब टी ज्यादा प्रभावी है, तो इस बार भी कैसा पौधा बनेगा, लंबा पौधा बनेगा। और दोबारा से जब हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है, तो इस बार भी लंबा पौधा बनेगा। यानी कि ये कैसी पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी थी बेटा। तो जब इसने पहली पीढ़ी में प्योर कैरेक्टर लिए, प्योर कैरेक्टर का मतलब, प्योर कैरेक्टर है मतलब प्योर लंबा पौधा लिया और प्योर बोना पौधा लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया, तो इसने देखा कि भैया जो सारे के सारे पौधे थे उनमें प्रभावी गुण गया, टी प्रभावी है, टी लंबा गुण जो है ये प्रभावी है बेटा, लंबा गुण प्रभावी है, यानी डोमिनेंट है, ये ज्यादा ताकतवर गुण है बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर है ये। और छोटा जो है बोना वाला जो पौधा है ये अप्रभावी है, यानी ये कमजोर जीन है। तो हमेशा आने वाली पीढ़ी में जो ताकतवर जीन होंगे, प्रभावी जीन होंगे, वही जाएंगे। तो अगर किसी के पापा लंबे हैं और मम्मी छोटी हैं तो उनके बच्चों में लंबा गुण ही जाएगा, यानी उनकी जो बच्चे हैं वो लंबे ही पैदा होंगे। तो F1 पीढ़ी जो है इसमें सारे पौधे लंबे हैं, है ना। लेकिन अगर इन्होंने फिर से चेंज करके देखा, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इस बार इन्होंने प्यारे बच्चे एक एक मतलब लंबा और छोटा पौधा इनके क्रॉस कराए, मतलब मिक्स गुण ले लिया, संकरण गुण ले लिया कि लंबा और छोटा एक साथ ले लिया, लंबा और छोटा गुण एक साथ ले लिया। अब इन्होंने देखा तो कौन कौन से पौधे बने भैया, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो दोनों टी है, तो दैट्स मीन दोनों टी प्रभावी हैं, बड़ी टी है तो लंबा पौधा बना भैया, ठीक है, लंबा पौधा बना। इस वाली टी के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पर लंबी टी है, यहाँ पर छोटी टी है, तो इसमें से भी प्रभावी कौन सा होगा, लंबा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा से छोटी वाली टी की बारी आएगी क्रॉस कराने की, छोटी वाली टी को बड़ी वाली टी के साथ क्रॉस कराया तो फिर से इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा प्रभावी है, लंबा ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, लंबा ज्यादा प्रभावी है। लेकिन जब यही वाली टी छोटी वाली टी के साथ क्रॉस करेगी तो दोनों टी बन जाएंगी छोटी छोटी, तो ये होंगे बोने पौधे यानी छोटा पौधा।
तो F2PD में क्या देखा प्यारे बच्चे कि इस बार जो 4 में से 3 पौधे थे वो तो लंबे बने, लेकिन इस बार दूसरी पीढ़ी में छोटा गुण भी आ गया, यानी कि इस बार छोटे पौधे का भी निर्माण हो गया। तो ये वेरिएशन देखने को मिली ना। तो ये विभिन्नताएं हैं प्यारे बच्चे, यही हैं जो जीन लेकर आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को। तो पहली पीढ़ी में तो पूर्ण रूप से प्रभावी जीन ही आएंगे, जो ताकतवर हैं वो आएंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में 1 या कुछ % में कमजोर जीन भी आ सकते हैं। यही वाला कारण था जो दादा वाले लक्षण आते हैं कि भाई ये बोलते हैं ना, तो पोता जो है दादा पर गया है, तो वो दूसरी पीढ़ी का F2 पीढ़ी का प्रभाव कई बार बच्चों में आ जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स में अलग से नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, बीच में मेंडल क्यों पढ़ा रही हो बेटा, मैं जेनेटिक्स अलग से नहीं पढ़ाऊंगी आपको। जेनेटिक्स में अब अलग से कुछ पढ़ाई बचा ही नहीं है। डीएनए मैंने आपको पढ़ा दिया, आरएनए मैंने आपको पढ़ा दिया, जीन मैंने आपको पढ़ा दिए, गुणसूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए, और बेटा मेंडल के लॉ मैंने आपको पढ़ा दिए। तो अलग से तो कुछ जेनेटिक्स में बचा ही नहीं है, यही तो जेनेटिक्स है। तो यहीं पर कोशिका वाले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आ रहे थे, इनके बारे में मैंने मेन पॉइंट यहीं बता दिए, तो जेनेटिक्स भी आपकी यहीं कवरअप होकर चल गई है। समझ में आ गई। मैं बीच में मैंडलिव नहीं पढ़ा रही हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं बीच में मैंडलिव को नहीं पढ़ा रही हूँ, ये कोशिका से संबंधित है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे ना जीन वाला, इसमें ये डिस्क्रिप्शन आपको मेंडल का जरूर मिलेगा। तो मैंने सिर्फ आपको जीन से संबंधित रिलेटेड फैक्ट ही बताए हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, मैं आपको बीच में मैंडलिव नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा। समझ में आ गई बात। तो ये यही जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में कुछ है ही नहीं अलग से। अब मैं बार बार आपको दोबारा से जीन थोड़ी पढ़ाऊंगी, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में दोबारा से जीन थोड़ी पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब हमने कोशिका वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ ली है तो यहीं पर ही हम इसको खत्म कर देते हैं पूर्ण तरीके से, यहीं पर ये पूर्ण कंप्लीटली खत्म हो जाता है पूरी चीज। क्यों उसको टाल रहे हो फिर आगे की तरफ, यहीं पे खत्म करके चलते हैं ना। तो ये हो गया भाई आप लोगों का, ये हो गया सारा का सारा, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जीन भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ अब कोशिका के अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ लिया जाए। तो कोशिका के अंदर अगला कोशिकांग है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अगला कोशिकांग है सेंट्रोमियर, इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोमियर बोल दो या सेंट्रियोल बोल दो, इसको बोल देते हैं हम सेंट्रोमियर हिंदी में। सेंट्रोमियर ये भी पूछ लेता है सेंट्रोमियर। तो प्यारे बच्चे जो सेंट्रोमियर है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, केवल जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख रही हूँ, कुछ पादपों में भी होते हैं, कुछ पादपों में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो किस में होते हैं, जंतुओं में, लेकिन कुछ पादपों में भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि शैवाल होती हैं उनमें देखने को मिलेंगे, कुछ पादपों में भी होते हैं, जैसे कि शैवाल, एल्गी, ठीक है, तो जैसे कि शैवाल वगैरह उनमें भी होते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं पादपों में, ये जंतुओं में ज्यादा पाए जाते हैं। तो लिखेंगे प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये किस में होते हैं, जंतु कोशिका में। तो लिख लीजिएगा समटाइम इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, कई बार या कभी कभी प्लांट सेल में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये सेंट्रोमियर या सेंट्रोल, इनका काम क्या होता है। तो ये कोशिका विभाजन करते हैं बेटा, कोशिका विभाजन करते हैं, इनका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, ठीक है। तो ये कब दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, जब एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है तब हमें ये दिखाई देते हैं। तो लिख लीजिएगा शो एट सेल डिवीजन, शो एट सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन होता है तब ये हम लोगों को दिखाई देते हैं या विजिबल होते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सेंट्रियोल कैसा होता है, तो चलो तुम्हें दिखाती हूँ। जब भी आप किसी भी कोशिका को देखोगे, मान लीजिए कोशिका है, तो इस कोशिका के ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ संरचनाएं बनती है, ऐसे ऐसे, जब कोशिका विभाजित होगी तो ऐसे ऐसे करके कुछ संरचनाएं बनेंगी, इन्हीं को कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है
सेंट्रोमियर, ये सेंट्रियोल, ठीक है, या सेंट्रोमियर। बताओ अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़े, आ जाओ। अब आगे बात करेंगे स्फीसोम्स किस में होते हैं। अगला कोशिकांग है स्फीसोम्स। स्फीसोम, स्फीसोम किस में होते हैं? स्फीसोम, तो भाई स्फीसोम अगला कोशिकांग है, ये केवल पादपों में बनते हैं। तो ये पादपों के लाइसोसोम है बेटा, पादपों के लाइसोसोम। मैंने लाइसोसोम आपको पढ़ाया था ना कि भाई लाइसोसोम जो होते हैं जिनको हम आत्मघाती थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम जो है ना, इनके ही जैसी संरचनाएं पौधों में पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं हम स्फीसोम। तो पौधों के लाइसोसोम कहते हैं इनको। ये पौधों के अंदर लाइसोसोम की तरह काम करते हैं बेटा। तो दीज आर प्लांट लाइसोसोम, दीज आर प्लांट लाइसोसोम। आपको पूछ लेगा कि पौधों के अंदर लाइसोसोम के जैसी कौन सी संरचनाएं हैं जो पाई जाती हैं, तो स्फीसोम जो होते हैं ये पौधों में लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे अब लोग हम। अब पाया जाएगा परोक्सीसोम, अगला कोशिकांग है परोक्सीसोम, परोक्सीसोम। अगला कोशिकांग है परोक्सीसोम, परोक्सीसोम। भाई परोक्सीसोम क्या होते हैं? तो परोक्सीसोम एक तरीके के माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो बॉडी या माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये। तो क्या है प्यारे बच्चे? ये सूक्ष्म कण है। आपको पूछेगा कि कोशिका के अंदर सूक्ष्म कण कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो बॉडी या माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, सूक्ष्म कण होते हैं ये परोक्सीसोम। किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। ठीक है, किसमें? पादप कोशिका में। और क्या काम करते हैं? फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। तो लिखेंगे पादप कोशिका में, पादप कोशिका में प्रकाशग्राही, प्रकाशग्राही का कार्य करते हैं, प्रकाशग्राही का कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर। पूछ लेगा आपको कि फोटो रिसेप्टर की तरह पौधों में कौन सा कोशिकांग है जो काम करता है, आप बताएंगे परोक्सीसोम। और क्या करता है? कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करता है। एक और काम होता है इसका, कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, कोशिका के अंदर बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो H2O2 का उत्पादन करते हैं ये। ठीक है, तो परोक्सीसोम क्या कर रहे हैं? H2O2 का उत्पादन करते हैं। ये भी पूछा जाएगा। तो लिखोगे प्रोडक्शन ऑफ H2O2। क्या काम होता है इनका? प्रोडक्शन ऑफ H2O2। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसका भी निर्माण होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो उसी में ये हेल्पफुल होते हैं परोक्सीसोम। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी, जो मीठी मटर होती है उसका नाम क्या होता है आप बताओ? तो उसका नाम होता है पीसम सेटाइवम। आ जाओ लिख लो, पीसम सेटाइवम। मटर के पौधे पर जब एक्सपेरिमेंट करे थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो इस मटर का नाम क्या था? तो पीसम सेटाइवम, पीसम सेटाइवम, पीसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, पीसम सेटाइवम। ठीक है, तो पीसम सेटाइवम इसका नाम था भाई, मटर का बोटेनिकल नेम था पीसियम सेटाइवम। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगली क्लास में, टाइम हो चला है प्यारे बच्चों। तो आज हम कोशिका से कोशिकांग को पूरा पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करते हैं? मैम मेरे पापा लंबे हैं और मम्मी छोटी हैं और छोटा रह गया। हाँ, तो मैंने कहा ना बेटा, देखो ये जो F1 F2 PD वाला कैरेक्टर है, F2 PD वाला कैरेक्टर है, ये भी कभी कभी उत्पन्न हो सकता है बच्चे के अंदर। तो कई बार अप्रभावी दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी का मतलब जैसे पहला बच्चा हुआ वो लंबा हो सकता है, दूसरी बार जो बच्चा हुआ है वो माता पर भी जा सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये भी हो सकता है। तो F2 PD में हमें छोटे कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आओ
तो चल रहे हैं अब हम लोग टाटा बाय बाय सी यू करने। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगली चीजों को। तो भाई आ जाओ, कल की क्लास में मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी, कोशिका विभाजन आज करने वाले थे वैसे उसको, ठीक है, लेकिन आज यही हो पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कल कोशिका विभाजन करेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा कोशिका विभाजन, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। नहीं भाई, जीन मेडिसिन वगैरह से ठीक नहीं हो सकते।